अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 2 देख लिया होगा, लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, तो लेक्चर नंबर 2 समझने में आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कोई आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, ये मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया। इस आइसोलेटेड सिस्टम में 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के 2 चार्ज रखे, एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज 4 माइक्रोकूलम का रखा। ठीक, मतलब बाहर ये आइसोलेटेड ये सिस्टम कहता है कि मेरा इंटरेक्शन कभी भी बाहर से नहीं हो सकता। अभी समझा रहे हैं, इन आइसोलेटेड सिस्टम charge cannot be interaction, charge cannot be interaction in surrounding, इन आइसोलेटेड सिस्टम कभी भी सराउंडिंग के साथ इसका चार्ज का इंटरेक्शन नहीं हो सकता। मतलब कोई भी बाहर अगर कोई बॉडी रखी है 2 माइक्रोकूलम या 3, वो चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम को नहीं दे सकता। इंटरेक्शन का मतलब होता है देना या लेना। ठीक, मतलब चार्ज कभी भी बाहर से किसी भी डाटा को अंदर नहीं दे सकता है। ठीक, तो आइसोलेटेड सिस्टम बाहर से कभी चार्ज नहीं ले सकता। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा यहाँ टोटल चार्ज कितना है, 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक, अगर मैं इसको एक चार्ज दे दूं तो यहाँ 1 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ 5 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा, ये 6 माइक्रो, तब भी तो टोटल चार्ज 6 माइक्रो। मतलब देखो चार्ज बदल नहीं रहा, चार्ज कंजर्व हो रहा है। तो इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज आर आइसोलेट, कंजर्व को हिंदी में संरक्षित कहते हैं, कंजर्व नहीं होगा ना, वर्ब हो जाएगी ग्रामर में। इन आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक, लेकिन एक बच्चे ने कहा सर ऐसा है कि ये सब बात तो सब सही बता रहे हो, जैसे मैंने कहा यहां पर आप 1 माइक्रोकूलम का चार्ज इस बॉडी को दे दो, इस बॉडी को यहां पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां से यहां चला जाए और यहां से 4 माइक्रोकूलम का चार्ज ही बटे। तो हमने कहा सर एक चार्ज आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम्हारी बुक में एक स्टेटमेंट लिखा है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। ये तुम्हारी बुक में स्टेटमेंट। हमने कहा भैया ऐसा नहीं हो सकता कि आप चार्ज दे दो और चार्ज पहुंचे ना, या चार्ज ले लो और चार्ज पहुंचे ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है सर, और चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। चार्ज जो होता है वो संरक्षित होता है आइसो सिस्टम में, और आइसोलेशन सिस्टम में चार्ज का कभी बाहर से इंटरेक्शन नहीं हो सकता। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूछे तो इतना लिख देना पेपर में। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहा कि फ्री स्पेस में चार्ज जो होते हैं, जो अभी हमने बताया चार्ज कैन नॉट बी कंजर्व्ड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड, ऐसा बिल्कुल स्टेटमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं लिखा, क्योंकि स्पेस में जो चार्ज होते हैं वो अपने आप क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड होते रहते हैं। जैसे स्पेस में अगर +q चार्ज क्रिएट हुआ तो यहाँ -q चार्ज क्रिएट होगा, और इसका नेट चार्ज जो होता है स्पेस में वो 0 होता है, चार्ज नेट चार्ज। लेकिन स्पेस में चार्ज जो होता है नॉट बी कंजर्व। जैसे स्पेस में कोई बॉडी है, इसमें 4 माइक्रोकूलम का प्लस चार्ज हुआ तो यहाँ -4 माइक्रोकूलम का चार्ज उत्पन्न होगा और नेट चार्ज बनाकर 0 हो जाएगा। ठीक, तो स्पेस में चार्ज कभी भी कंजर्व नहीं रहता, ये याद रखिए। और देखो अब हम लोग तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या कहता है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नोट्स बनाते चलो, 25 लेक्चर दूंगा, दूसरा है अभी 23 और देने हैं। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट होगा चार्ज की, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज न्यूमेरिकल। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये होता है कि जैसे मैंने कोई बॉडी ले ली,
आइसोलेटेड सिस्टम ये भी। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 पीपुल है। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम हटाओ अभी, 5 पीपुल है, यहां पर भी 5 पीपुल, 1 2 3 4 5 पीपुल है, और एक बच्चा यहाँ पर है। हमने कहा सर कितने पीपुल है, तुमने कहा सर यहाँ पर 5 पीपुल है, और यहाँ कितने, यहाँ तुमने कहा 6, n बराबर 6 पीपुल। तुम्हें नहीं लेना, तुम्हें इलेक्ट्रॉन, तुम ये मान के चलो कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तुम्हारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन का दिमाग आना चाहिए। n बराबर 5, n बराबर 6, हम पीपुल तुम्हें समझाने के लिए मान रहे हैं। ठीक, क्या किसी पीपुल को, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं, तो 5 ही लोग खड़े हैं, क्या किसी भी आदमी को आप ऐसे काट के बताओ कहोगे सर n बराबर 2.5 पीपुल खड़े, 2 पॉइंट, n बराबर 3.5 पीपुल, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। परफेक्ट पीपुल होते, पीपुल को क्या तुम कहोगे हमें यहाँ से काट दिया सर 2 पीपुल खड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, n बराबर 5 या n बराबर 6, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2/3e माइनस 1/3e 1.732e ऐसी चीजें नहीं ले सकते। डू नॉट कंसीडर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें ये सिखाता है, चार्ज कैन बी कंसीडर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंसीडर ऑन डिस्क्रीट वैल्यू। आप डिस्क्रीट भी कह सकते हो या इसी को इंटीजर भी कह सकते हो। डिस्क्रीट का, इसको अगर कायदे से हिंदी में डिस्क्रीट कहते हैं, n बराबर 5 जो परफेक्ट वैल्यू आ जाती है उसको डिस्क्रीट कहते हैं, हिंदी में इसको विविक्त कहते हैं। ठीक, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंसीडर ऑन डिस्क्राइब, एग्जाम में आएगा ये लिख देना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज दैट, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंसीडर ओनली अ डिस्क्रीट वैल्यू, नॉट कंसीडर 2.3 वैल्यू, 1.3 1.73, इट इज कंसीडर ओनली n बराबर परफेक्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख लिया कि जैसे अब इसके नीचे लिखेंगे q बराबर प्लस माइनस एन होता है, q बराबर प्लस माइनस एन होता है, q बराबर प्लस माइनस एन, ई को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं या इसी को क्वांटा कहते हैं, और एन जो होता है वो इंटीजर होता है, क्वांटा, और एन बराबर 1 2 3। ठीक, किसी आवेशित वस्तु में उसका जो ये फंडामेंटल चार्ज होता है वो n का इंटीजर का पूर्ण गुणा, एलिमेंट्री चार्ज इंटीजर का पूर्ण गुणज होता है, और n बराबर 1 2 3 हो सकती। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें यह बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज लिए जाते हैं वो 1/3e 2/3 1.732 ऐसे चार्ज नहीं ले जैसे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज दैट चार्ज कैन बी कंसीडर ओनली अ डिस्क्रीट वैल्यू, q बराबर प्लस माइनस एन, n जहां इंटीजर होता है, e को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं या क्वांटा कहते हैं, और n 1 2 3 ले सकता है, n 1.2 1.3 ऐसी वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा दिया, उसका क्वार्ट्ज पढ़ा दे रहे हैं। क्वार्ट्ज तुम्हारी बुक में नहीं है ये, लेकिन पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि आईआईटी जिपमर से इससे क्वेश्चन 2-3 साल से बहुत रिपीट मारा है। क्वार्ट्ज जो होता है, जैसे कोई एटम है मेरा, ये क्या है एटम, ठीक, एटम के अंदर न्यूक्लियर होता है, इसको क्या कहते हैं न्यूक्लियर कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या जो होती है रेडियस 10 की पावर माइनस 10 15 मीटर होती है। तो एटम साइज जो होता है, परमाणु का आकार 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और न्यूक्लियर साइज ऑफ न्यूक्लियर रेडियस, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है। ये तुम्हें पता होना, किसी भी परमाणु का एटम का आकार जो होता है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और न्यूक्लियर की जो रेडियस होती है त्रिज्या 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है, लिख लेना, ये पता होना चाहिए। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। एक चीज बता दे, अभी याद कर लेना, जो मिनिमम चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो मैक्सिमम चार्ज होता है वो प्रोटॉन का चार्ज होता है। अभी बाद में एक क्वेश्चन लिखवाएंगे जो फेसबुक पे आप लोग हाइड्रोजन परमाणु वाला दिया वो इसी से लगा है। ठीक,
इसी रूल से बाद में बताएंगे उसको कैसे सॉल्व किया गया। इस लेक्चर नंबर 2 के बाद हम लोग सिर्फ चार्ज के न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़कर ब्रेक कर जो चीज बनती है उसी को क्वार्ज कहते हैं, क्वार्ज कहते हैं। अच्छा, एटम बहुत सुना होगा आपने, विद्युत उदासीन कहते हैं, क्योंकि देखो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन तो जीरो हो गया। अगर इसके नाभिक के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है और यहाँ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है जीरो, प्रोटॉन पर अगर 8e है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी -8e होगा। अगर यहाँ 10e प्रोटॉन है तो यहाँ -10, तो बनाकर जीरो नहीं बना देता, और न्यूट्रॉन ऑलवेज जीरो होता है, इसलिए परमाणु एटम विद्युत उदासीन होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्ज होता है। क्वार्ज देखो दो प्रकार के होते हैं, एक अप क्वार्क होता है तो एक डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क की वैल्यू जो होती है वो +2/3e और डाउन क्वार्क की वैल्यू +1/3। आपने कहा सर ऐसा, अभी सबसे पहले आपने पढ़ा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है ऐसे चार्ज की वैल्यू नहीं, क्वार्ज भी एक पार्टिकल है चार्ज का, ऐसी वैल्यू तो ले नहीं सकता। हमने कहा भैया इधर देखो, जैसे मेरी ये ओंठ है इसको लिप कहते हैं इंग्लिश में, अगर इस लिप को हटा दिया तो तुम बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। मतलब लिप एक अप लिप है एक डाउन लिप है, लिप को बोलने के लिए दोनों लिप की जरूरत होती है। उसी प्रकार से क्वार्ज की अप लिप है डाउन लिप है, इन दोनों लिप के बिना नहीं चल सकता। अभी देखो दोनों लिप को अगर साथ लेंगे +1/3e तो 3e/3, तो e तो आया भैया कंसीडर, ठीक। तो समझ में आया, क्वार्ज समझ में आ गया ना। लेकिन प्रोटॉन कितने क्वार्क लेता है और न्यूट्रॉन कितने? तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क लेता है और 1 डाउन क्वार्क लेता है। तो कैसे 2 अप क्वार्क? अगर 2 अप क्वार्क लेंगे 2/3 + 2/3 -e/3 और 4e/3 -e/3 3e/3, फिर e तो आया, ठीक। तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क, ये इसलिए समझा रहे हैं। और न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क 1 अप क्वार्क। 2 डाउन क्वार्क लोगे e/3 e/3 + e/3 -2e/3 और टोटल मिला के 0, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज तो जीरो होता है, जीरो आ गया, ठीक। तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही आता है तो प्लस ही आ गया, ठीक। तो देखो जिप्पर में क्वेश्चन जो आया IIT में इस बार, प्रोटॉन का अप क्वार्क और डाउन क्वार्क पूछा, तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क। इस बार उठा के देख लेना IIT का पेपर, उसमें क्वेश्चन आया था 2 अप क्वार्क होते हैं प्रोटॉन में, 1 डाउन क्वार्क होते हैं। और इससे पिछली साल जो क्वेश्चन आया न्यूट्रॉन के पूछे, न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क और अब